आरआरबी एनटीपीसी के जीके के सीरीज को बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं सारे को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 से स्टार्ट है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। पूछ रहा है इसमें कौन सा पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं राजगृह बिल्कुल सही बता रहे हो। पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी जो है ये राजगृह हुआ करती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि जरूरी नहीं अब यही क्वेश्चन आए, लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो जरूर से इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या लिखा गया एक्सप्लेनेशन में, राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगृह 5 पहाड़ियों यानी विपुलांचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, राजगृह। जो भी मित्र बता रहे थे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना चंपारण में। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है ये चंपारण में स्थित है। राइट आंसर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। तो क्या हो जाएगा, चंपारण यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 160, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि सम्राट अशोक, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट आपके सामने सम्राट अशोक का पितामह कौन था। पितामह की पूछ रहा है, यानी बाबा की बात कर रहा है, यानी पिता के पिता की बात कर रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि उनके पिता कौन थे, पितामह की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 161 है। याद रखना पितामह की बात करेगा तब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पितामह का क्या नाम था, यानी इनके दादा का क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। यहाँ क्या लिखा गया, पढ़िएगा फिर से। पौत्र था। इसे देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने
युद्ध का त्याग कर दिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री क्रमशः पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 162 आ चुका है। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक स्थल जो है ये गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिरनार, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं गिरनार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, देखिए मित्र एक्सप्लेनेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो जरूर है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या कह रहा है कि गिरनार गुजरात की जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियों हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा भदाश, रोहजा, सतरुजी एवं घेलो नदियां बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक, यानी सी में यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है? लगभग 200 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज के बीच लड़ा गया, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 164, अशोक ने अधिकांश शिलालेख फिर खाली स्थान दिया गया है भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में पाए गए शिलालेख प्रारंभिक यूनानी भाषा में थे। यानी अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना, अभी आपने ऊपर पढ़ा, एक्सप्लेनेशन में लिखा गया था कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं ये प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। अशोक के शिलालेख अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी थी। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां जो है एक खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 165 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी, ऑप्शन नंबर ये।
मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी भी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेल्यूकस निकेटर नामक फिर खाली स्थान दिया गया है। शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कौन सा शासक था, तो यूनानी शासक द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस निकेटर जो है नामक यूनानी शासक द्वारा भेजा गया राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है अच्छे से, तो इसे पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यानी यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों में उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली। इसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने 4 प्रांत, काराकोरिया यानी कांधार, उसके बाद काबुल, उसके बाद हेरात, उसके बाद मकरान तट मिले तथा सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि इंडिका जो है ये किसने लिखी, तो किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। और किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख फिर खाली स्थान दिया गया है से बना था। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। बिल्कुल सही बता रहे हो, सारनाथ सिंह चतुर्भुज जो है किससे बना है? बलुआ पत्थर से। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख चक्र धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अछूतता बनाए रखने के लिए हुई थी। ये चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसके दंड गोलाकार हैं, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बलुआ पत्थर से लगभग कितने फुट का खंडर बना है, तो याद रखना 45 फुट। कितना? 45 फुट है, जो कि अगर धरती का छोड़ दिया जाए, जो नीचे गड़े हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो इनका आकार जो है ये कैसा है? गोलाकार है। बाकी ऊपर जो है ये पतला होता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? देखिए क्वेश्चन जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी जो है ये पूछे गए हैं हाल ही में, यानी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करो मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले उन्होंने किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह दक्षिण शिला की ओर बढ़ा। इसके बाद उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाई डे स्पीस या झेलम विशेषता के, झेलम को पुराना नाम जो ये विशेषता था, के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध पोरस की हार हुई थी। पोरस जो है ये इस युद्ध में हार गया था और वापस लौट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में एक स्मारक बनवाया गया था। कौन सा स्मारक? अशोक द्वारा बनवाया गया था। लेकिन स्मारक का क्या नाम है
यह आपको बताना है। याद रखना सांची का स्तूप बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा तीसरी सदी से ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध के सम्मान में कौन सा स्मारक बनवाया गया, तब कहेंगे आप सांची का स्तूप बनवाया गया। कहाँ है सांची का तो स्तूप, तो याद रखना मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है और इस सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 170 है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अभी आपने पढ़ा कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 171 है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः फिर खाली स्थान दिया गया है वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। किस वंश के शासनकाल के दौरान धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना सभी को पता है कि मौर्य शासन के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। लिखा गया है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध कहा जाए बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व रखी थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाती है कि धमेक स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कब करवाया, तो 249 ईसा पूर्व धमेक स्तूप की नींव रखी थी अशोक ने और ये जाकर पूर्ण हुआ गुप्त काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 172 है। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है। अभी आपने पढ़ा कि धमेक स्तूप जो है ये कहाँ है, तो बिल्कुल सही सारनाथ अभी ऊपर आपने पढ़ा है कि सबसे पहले उपदेश जो कहाँ दिया था, सारनाथ में ही दिया था। तो धमेक स्तूप कहाँ है, सारनाथ में स्थित है। किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। कब नींव इसकी रखी गई, 249 ईसा पूर्व। कब तैयार हुआ जाकर, तो ये गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना सम्राट अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी गई है। तृतीय बौद्ध परिषद संगीत का आयोजन 250 यानी 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र कराया गया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कराया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया। तीसरे पिटक यानी अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाती है कि तृतीय बौद्ध संगीति में कहा जाए तो तीसरा पिटक जो ये जोड़ा गया जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। पहले से ही ज्ञान है कि प्रथम बौद्ध संगीति में ही 2 पिटक थे जिसमें विनय पिटक और शुद्ध पिटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 174।
चलिए बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में इनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। इन्होंने सिकंदर, अलेक्जेंडर कहा जाए, से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुआ ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ये गलत है कि सही है? तो ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दूसरा क्या लिखा गया है? बैरम खां इनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। बिल्कुल नहीं, बैरम खां इसका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक नहीं था। तो यही जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बैरम खां तो इनका अच्छा सहयोगी या संरक्षक बिल्कुल भी नहीं था। तो यही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कुछ अच्छा पॉइंट्स मिल जाएगा। मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कृति जिन्होंने इंडिका लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी तथा उसने जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए, जबकि बैरम खां किसका संरक्षक था? अकबर का। यहाँ लिखा गया है कि बैरम खां जो ऊपर लिखा गया था, ये बैरम खां चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अकबर के संरक्षक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण कैसे त्यागे थे ये भी पूछा जा सकता है। तो संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने प्राण अपने त्याग दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बता रहा है ऊपर की बैरम खां थे वो गलत बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175 है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे फिर खाली स्थान दिया के पोते थे। किनके पोते थे यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ बताना है कि अशोक जो है, सम्राट अशोक जो थे मित्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ये आपको याद रखना है। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध जो है ये लड़ा गया था। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 176 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन के काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? यानी जीटी रोड को यानी ग्रांड ट्रंक रोड को मौर्य शासन के दौरान क्या कहा जाता था यह आपको बताना है। याद रखना, जीटी रोड को मौर्य शासन के दौरान उत्तरापथ कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। मुगल काल में कहा जाए या मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेर शाह सूरी द्वारा बनाए गए सिरे से पुनः निर्मित करवाया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेर शाह सूरी के कहा जाए मृत्यु के बाद या देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क-ए-आजम
उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। इसके बाद गुलाम शासकों ने इसे पश्चिम के खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। देखिएगा, बहुत ज़्यादा शासनकाल के दौरान ये सड़क बनी है। अंग्रेजों के काल में 17वीं सदी में इस मार्ग को ब्रिटिश शासक ने पुनः निर्माण करवाया और इसका नाम बदलकर ग्रांड ट्रक रोड कर दिया। सबसे पहले यानी शेरशाह सूरी ने बनवाया। जब इनका मृत्यु हो गई तब इनके नाम पर कहा जाए ये सड़क जो है समर्पित कर दिया गया। सड़क ये आजम के नाम से रखा गया। लेकिन जब यहाँ जब यहाँ अंग्रेजों ने इसका पुनः निर्माण करवाया यानी उसे मरम्मत करवाई और उसे बढ़ाया थोड़ा सा, तब उसका नाम बदलकर उन्होंने क्या रख दिया, ग्रांड ट्रक रोड रख दिया। तभी से इसका नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और फिर खालिद साधिया के अनुयायी बन गए। सम्राट अशोक जो है ये किसके अनुयायी बन गए थे, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही अपने मित्र महेंद्र और पुत्री को संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो किसके अनुयायी बनेंगे, जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बनेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से को ही तो प्रचारित करना चाहते थे। तभी तो अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही बातें लिखी गई हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने वाले हम। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम जो है ये विष्णुगुप्त हुआ करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त था। अन्य नाम चाणक्य व कौटिल्य थे। यानी विष्णुगुप्त को चाणक्य भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 179 है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना राजगीर से हटाकर इन्होंने क्या राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी। तो राजगीर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयन ने 461 से 445 ईसा पूर्व अपने पिता की अजातशत्रु यानी हर्यक वंश की हत्या, जो कि हर्यक वंश से संबंधित, की हत्या करके मगध का शासक बना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अब यहाँ देखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की। इसके राजगीर स्थान कर अपनी राजधानी बनाई। यह जैन धर्मावलंबी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आंसर कर देंगे कि मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख को निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, वो अधिकतर किस भाषा में लिखे गए हैं यहाँ आपको बताना है। याद रखना किस लिपि में लिखे गए हैं, भाषा नहीं पूछ रहा है। भाषा पूछेगा तो प्राकृत हो जाएगा, लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख को ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब अशोक के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हैं, जो 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसम नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी और ये सब शिलालेख के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 182। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही बातें लिखी गई हैं।
समझिएगा, पुस्तक के बारे में कुछ लिखा गया है। चंद्रगुप्त कहा जाए, सॉरी, चाणक्य कहा जाए या विष्णुगुप्त कहा जाए या कौटिल्य कहा जाए, एक ही नाम है। ठीक है मित्र। अशोक, सॉरी, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, या कहा जाए विष्णुगुप्त थे, या कहा जाए कौटिल्य थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। ठीक है। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति, कहा जाए राजनीति, अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध भी मौर्य काल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 यानी कहा जाए 5 नवंबर 2018 के सेकंड वाली में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग महात्मा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। उन धर्म प्रचारों में उनका पुत्र और उनकी पुत्री, आगे एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा तभी आपने पढ़ लिया था कि उनका पुत्र जो है ये महेंद्र और पुत्री जो है असंघमित्रा जो है यहाँ श्रीलंका भेजे थे ये प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वही बातें लिखी गई हैं मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? अभी आपने बताया कि उनके पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पिता जो है ये अशोक हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 185 है। पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर कह रहा है ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। धार्मिकता द्वारा विजय की नीति जो है ये किसने विकसित की? तो किसने की थी? अशोक इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में फिर खाली स्थान दिया गया है पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। कहाँ है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। बिल्कुल सही बता रहे हो, डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की आखिरी युद्ध था। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कहा जाए 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संस्थान कहा जाए संसाधन प्रजा की भलाई में भला दिए तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिएगा आधुनिक युग में कलिंग को क्या कहा जाता है? तो उड़ीसा क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अशोक ने फिर खाली स्थान दिया गया कि युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है। याद रखना कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध उपदेशों को अपना लिया और अहिंसा त्याग दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो उनके राजगद्दी के बैठने के 8वें वर्ष यानी कहा जाए 261 वीसी में, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये वही बातें लिखी गई हैं। यहाँ लिखा गया है कि इनके कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है ये किस शिलालेख में, तो ये भी आपको याद रखना है कि 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि 13वें शिलालेख में, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चंद्रगुप्त का पुत्र फिर खाली स्थान दिया गया है मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था।
यहाँ चंद्रगुप्त के बेटे के बारे में पूछ रहा है, ना कि पोते के बारे में पूछेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के बारे में पूछेगा तब आपको अशोक बताना है, लेकिन यहाँ पुत्र की बात की जा रही है तो यहाँ बिल्कुल सही है, बिंबसार बिल्कुल से बिंदुसार हो जाएगा। बिंबसार तो बिल्कुल नहीं होगा, बिंदुसार आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्या लिखा गया है? चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासक रहा। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया। देखिएगा, बिंदुसार को बौद्ध विद्वान तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया था यूनानी से। और याद रखना, बिंदुसार को अशंगमित्र भी कहा जाता है, और सॉरी अमित्र घात भी कहा जाता है। यहाँ ये आपको याद रखना है, 3-4 पॉइंट। नेक्स्ट आपके सामने सम्राट अशोक, फिर खाली स्थान दिया गया है, का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? जो मौर्य वंश से संबंधित था। वही बातें देखिए, अगर आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, इसका बेटा बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ, तो अशोक जो है किसका बेटा हुआ? बिंदुसार का हुआ। राइट आंसर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? वही बातें फिर घुमाई गई हैं, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो अशोक के पिता जो है बिंदुसार हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों तथा पत्थर के तख्तों पर अपने, फिर खाली स्थान दिया गया है, आदेश उत्कीर्ण करवाए तथा अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। कितने? यह आपको बताना है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि 14 बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, अशोक महान किस वंश से संबंधित था? तो याद रखना, अशोक महान जो है ये मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सम्राट अशोक किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से थे। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, यह आपको बताना है। याद रखना, पाटलिपुत्र जो है ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। किसकी सहायता से पराजित किया था? तो अपने प्रधानमंत्री कहा जाए चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद को पराजित किया, जो कि नंद वंश का शासक था, और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, जिसकी राजधानी जो ये पाटलिपुत्र बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें, खाली स्थान दिया गया, प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा जाए जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त सम्राट अशोक या कहा जाए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 223-298 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो याद रखना, चाणक्य का अन्य नाम जो है ये कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, जिसका संबंध किस देश से था? याद रखना, 199 का आंसर जो है ये यूनानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्या पूछा जा रहा है? सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहते थे? यानी सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि सर्वेक्षण करता था, भूमों का रखरखाव करता था और तथा न्याय का पालन करता था। उन्हें क्या कहते थे? तो याद रखना, उन्हें रज्जुक कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बातें फिर एक्सप्लेनेशन में लिखी गई हैं मित्र। नेक्स्ट है, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी जो मुद्राक्षस का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, यह आपको बताना है। तो याद रखना, मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया और शुंग वंश की नींव रची। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व यानी 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। यानी याद रखना, मौर्य वंश का अंत जो है ये किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया, जो कि किसका सेनापति था? बृहदत्त का। बृहदत्त जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसका सेनापति ही ने इसे पराजित किया, यानी पुष्यमित्र शुंग ने इन्हें पराजित किया और शुंग वंश की नींव रखी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है बृहदत्त हुआ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। हमारा 9वां टॉपिक जो है ये मौर्योत्तर काल स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के को जारी किया, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सी यानी सातवाहन वंश बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। सातवाहन वंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन कहा जाए शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, प्रोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सेमुक ने की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी जो है ये प्रतिष्ठान में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है की बात कर रहा है? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिखा गया है बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बिल्कुल सही भाषा लिखा गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल था। ये भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। चौथा पॉइंट जो लिखा गया है, चरक बौद्ध के कहा जाए गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यानी चरक जो है ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? नहीं भाई, गौतम बुद्ध के नहीं, ये कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। तो ये पॉइंट जो है ये गलत लिखी गई है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, इसे भी पढ़ लीजिएगा। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यहाँ चरक ना होकर के जीवक पूछता, यानी जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तब बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ चरक की बात की गई है, तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि एक कुषाण के शासक कनिष्क के राजवेद हुआ करते थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये सभी कथन जो सही है, लेकिन यहाँ चरक ना होकर के ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चरक नहीं, अगर यहाँ जीवक लिखा होता तो बिल्कुल सही हो जाता। कनिष्क किस वंश से
संबंधित थे, तो याद रखना कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से संबंधित शासक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में कहा जाए 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संधि थी कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वासुकिमित्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायों का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है जो वासुदेव था। यहाँ लिखा गया है कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है वासुदेव हुआ करता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो भी था बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कनिष्क फिर खाली स्थान दिया गया है वंश का सम्राट था। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का महान सम्राट था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शक युग आरंभ हुआ तो 78 भी आपने पढ़ा, 78 ईस्वी ईसा पूर्व बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व ईस्वी होगा या 78 ईसा पूर्व होगा, सॉरी मित्र 78 ईस्वी होगा, ईसा पूर्व बिल्कुल भी नहीं होगा, तो डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। मैंने ये देखा नहीं, 78 ईस्वी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कहा जाए सब कुषाण शासकों में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। तो सबसे महान या मशहूर की बात की जाए तो कनिष्क ही था जो कुषाण वंश के राजवंशों में तीसरा शासक हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईसा पूर्व फिर खाली स्थान दिया गया शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना पहली, जो भी मैं आंसर बता रहे हैं पहली शताब्दी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ यानी 15वीं ईस्वी में कुषाणों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा को अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क हुआ जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संधि थी कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। नेक्स्ट आपके सामने है, उड़ीसा के उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा। कलिंग के किस राजा ने लिखा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खारवेल बिल्कुल सही है। खारवेल जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। लिखा गया है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। यहाँ देखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया कि हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया। यह लेख प्राकृत भाषा में और प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, कहा जाए सबसे अधिक महत्व है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन अब आ चुका है आपके सामने गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, 10वां टॉपिक है जिसमें गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में जानकारी दी जाएगी और जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया जाएगा। चलिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से संबंधित पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें फिर खाली स्थान दिया गया है उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेठ द्वारा रचित है।
इसमें उन राजाओं का वर्णन है या कहा जाए उन राज्यों का वर्णन है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ के उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी तथा शैली चंपू थी। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन जो है ये किस वंश से संबंधित था, यह आपको बताना है। याद रखना, हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है, यानी बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या लिखा गया है? सम्राट हर्षवर्धन उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी से शक्तिशाली राज थानेश्वर के पुष्यभूति वंशी शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक नाटकों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रवि कीर्ति के ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की फिर खाली स्थान दिया गया है पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्ष, बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार वर्णन करता है रवि कीर्ति का अभिलेख, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 215 है। क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं जुआनजांग यानी ह्वेनसांग, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए शासकों का शासनकाल लिखा गया है और उनके शासनकाल के समय यानी जो राजदूत है, जो भी विदेशी यात्री हैं, उनके सामने लिखा गया है। जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फैहान आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी आया और कुल शेखर के समय में मार्को पोलो आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे थे कि हर्ष के समय में कौन आया, तो ह्वेनसांग यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उस महान शासक का नाम बताना है जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। याद रखना, आर्यभट्ट है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्या कह रहा है? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। चरक जो है ये क्या है, तो महर्षि और आयुर्वेद विशारद हैं। और उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो है भारतीय गणितज्ञ हैं। बारहमिहिर जो है ये भी भारतीय गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यह आपको बताना है। याद रखना, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है ये बाणभट्ट हैं। बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखा गया है बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदी नामक रचना हर्षवर्धन ने ही की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हर्षवर्धन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं।
ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युकी नामक प्रसिद्ध में है। ध्यानतव्य है, यानी जहाँ तक कि ज्ञान है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है ये शीलभद्र थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी मित्र बता रहे थे कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के, तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले खाली स्थान दिया गया एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और कुछ कहा जाए छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में कार्य किया? तो याद रखना ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग ही है जो छात्र के रूप में भी रहा और शिक्षक के रूप में भी रहा। राइट आंसर हो जाएगा सी, आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 सालों तक रहा था। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या कह रहा है? बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है ये किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 123 है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ये आपको बताना है। याद रखना 12 मिनट जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है 12 मिहिर। ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा जाए तो 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत के स्वर्णिम भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की। साची अभिलेख में इन्हें कहा जाए देवराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे जिसमें कालिदास, 12 मिहिर, धनवंतरी, घटपर, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छड़पक और वररुचि छपड़क और वज्ररुचि ये जो है ये 9 लोग थे चंद्रगुप्त के दरबार में। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से किसी भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 125 है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि प्रभावती गुप्त, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये क्वेश्चन जो है ये ना कि आरआरबी एनटीपीसी में सभी को परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़िएगा इसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है बड़ा सा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासन जो है 375 से 415 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का वह शक्तिशाली शासक था। इसने वैवाहिक संबंध पर विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीति को इसने 2 पड़ोसी राज्य नागाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन 2 शक्तियों को जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था ताकि शक क्षत्रपों को वश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और उनके मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस तरह वे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अपनी शक्ति को मजबूत कर पाया। नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कहा जाए जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो कि सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 127 आ चुका है। प्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? प्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है इनमें से किसकी कृति है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास की कृति है मेघदूत। तो क्या होगा यहाँ बात करें तो राइट आंसर मित्र क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा, कालिदास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ये कालिदास जी की रचनाएं हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है? प्रशस्ति में किस राजवंशों के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है यह आपको बताना है। तो याद रखना गुप्त वंश के शासकों ने, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा गया है, गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्त में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थी। प्रशस्त ने अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों में एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथीगुबा लेख है, जो प्रकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? गुप्त कहा जाए गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो भी मित्र बता रहे हैं समुद्रगुप्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं अच्छा बीड़ावादक के रूप में जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि इनके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी था अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 230, किस युग में प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है यह आपको बताना है। याद रखना गुप्त समाज की 4वीं शताब्दी को कहा जाता है प्राचीनतम भारत का स्वर्ण युग। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 231 है। क्या पूछा जा रहा है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है यह आपको बताना है भारतीय इतिहास का। तो याद रखना गुप्त काल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 232 है। क्या पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लिखा गया है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने कहा जाए 415 से 455 ईसा पूर्व में किया। बिहार राज्य के नालंदा में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है ये शीलभद्र थे। 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है ये किसने संभाली? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है ये समुद्रगुप्त ने संभाली थी, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने फिर खाली स्थान दिया गया है पर आधिपत्य प्राप्त करने के दूसरे के साथ युद्ध किया। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 235 है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में
गुप्तों ने फिर खाली स्थान दिया गया है में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मगध। जो भी मित्र बता रहे हैं मगध बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, वो बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, क्वेश्चन नंबर 236 है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है ये गुप्त वंश की राजधानी थी, यह आपको बताना है। याद रखना पाटलिपुत्र इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है ये गुप्त वंश की राजधानी हुआ करती थी। क्या लिखा गया, कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजाओं का उदय हुआ, इनमें से मगध में गुप्त वंश भी एक था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी जो ये पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना थी। नेक्स्ट आपके सामने गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, यह आपको बताना है। तो वास्तविक पूछेगा तब आपको कह देना है श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक जो है ये श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया था चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का। वही तो मैं भी सोच रही थी कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो श्रीगुप्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था। भारत का भ्रमण जो है किस चीन यात्री ने किया था। याद रखना फैहान इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फैहान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फैहान की भारत की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध लिपियों द्वारा कहा जाए बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों की खोजना था। इसलिए फैहान ने उन्हें स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन था, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 239 है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जयदोल लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि इसमें हर्षवर्धन की रचना जो है ये लिखी गई है, चंद्रबरदाई की रचना ये लिखी गई है, और ये लिखी गई है किसके दरबारी थे, ये भी लिखी गई है, यानी किसके दरबार में रहा करते थे, और इनकी रचना जो है ये लिखी गई है। जयदेव की रचना जो है गीत गोविंद है, किसके दरबार में रहते थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास फिर खाली स्थान दिया गया प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजपूत। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया। किस ईस्वी में, यह आपको बताना है। याद रखना 390 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात तक का विस्तार कर लिया। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चीनी यात्री इत सिंह फिर खाली स्थान दिया गया है में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। कहाँ ठहर कर, यह आपको बताना है। याद रखना ताम्रलिप्त में, यानी कहा जाए ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ चुका है हमारा 11वां टॉपिक, जो कि किससे संबंधित है मित्र, दक्षिण भारत राजवंश
चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश से संबंधित है। यानी दक्षिण भारतीय राजवंश से संबंधित चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश से संबंधित है। इसे भी हम एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे।